स्टेट द यूनिवर्सल ऑफ द ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ को आपको स्टेट करना है, उसका फार्मूला बेसिकली आपको बताना है इसमें। तो द यूनिवर्सल ऑफ द ग्रेविटेशन स्टेट द एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर विथ अ फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, लाइक दिस। ठीक है, आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनका मास m1 है, m2 है। तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, और जो फोर्स होता है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसा सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला निकल के आता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ फार्मूला बन के आता है जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये आपका है यूनिवर्सल ऑफ द ग्रेविटेशन का फार्मूला। राइट द फार्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या है कि एक मान लीजिए ये अर्थ है आपका, ठीक है, दिस इज योर द अर्थ, और एक ऑब्जेक्ट जो है इस अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। इसका मास मैंने स्मॉल m सपोज किया है, और अर्थ का जो मास है कैपिटल M, और अर्थ का जो रेडियस है कैपिटल R से इसको हमने सपोज किया है। तो हम क्या किए हैं, ये सपोज किए हैं, फिर अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन तो F इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो पुट द वैल्यू इक्वेशन, तो जो हमने मास ऑब्जेक्ट का मास और अर्थ का मास ये सारी चीज़ वैल्यू मैंने सपोज की है, इनका मान मैंने सपोज किया है। तो क्या करते हैं, m1 की जगह पे हम अर्थ का मास रख देते हैं, और m2 की जगह पे हम ऑब्जेक्ट का मास रख देते हैं, और स्मॉल r की जगह हम अर्थ का रेडियस रख देते हैं। तो हमारा फार्मूला ये निकल के आ जाता है। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं? तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो अर्थ हमारा होता है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट को चाहे जिस शेप का हो अपनी सेंटर की तरफ वो अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मतलब उन ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच जो फोर्स लगता है उस ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण तो अट्रैक्ट करता है। तो व्हेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड द अर्थ अंडर दिस फोर्स वी से द ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। जब कभी भी आपका ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो फ्री फॉल हो रहा है। और मैंने जब फ्री फॉल आपको जब मैं पढ़ा रहा था उसमें सारी चीज़ें कंडीशंस बताई थी, फ्री फॉल की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बताने की ज़रूरत है, बस इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं। तो फ्री फॉल से हम ये समझते हैं कि जब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और अंडर दिस फोर्स, मतलब इस फोर्स से, तो उसी को हम बोलते हैं कि बॉडी हमारी फ्री फॉल हो रही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या समझते हैं? तो बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब देखा जाता है? जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तब उसमें आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलते हैं। तो वह एक्सेलरेशन किस वजह से उसमें आता है? वह पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स के द्वारा, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा उसमें एक्सेलरेशन आता है। तो इसीलिए जो हम एक्सेलरेशन की जगह पे हम क्या कर देते हैं, जी को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन इस बॉडी में क्रिएट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? जब पृथ्वी इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है तो उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम क्या करते हैं, ए को जी से रिप्लेस करते हैं, तो जी को हम बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है कि एक्सेलरेशन गेन बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन गेन किया जाता है वह किसके द्वारा? पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा। तो उसी को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपका ये डिफिनेशन है, बस इतना ही आपको इसमें लिखना है, लेकिन मैंने और भी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट इज डिनोटेड बाय जी। इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल हो रही है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पृथ्वी की तरफ गिरती है। तो इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। यह क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है। सो फॉर, इसका मतलब क्या है? सो फॉर एवरी सेकेंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल इट स्पीड इज इंक्रीज बाई 9.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बेसिकली मास एंड वेट के बारे में डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। तो मास को हम केजी में मेजर करते हैं, जबकि वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। और मास को हम मास जो आपका होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, जबकि आपका वेट कांस्टेंट नहीं होता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और वेट को हम w से डिनोट करते हैं। और इट कैन नॉट बी जीरो। तो मास आपका जीरो नहीं हो सकता, जबकि वेट आपका जीरो हो सकता है। ठीक है, इट मेजर इनर्शिया। जो मास होता है इनर्शिया को मेजर करता है, जबकि जो हमारा वेट होता है वो ग्रेविटी को मेजर करता है। तो आई होप आपको 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको वेट एंड मास में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ।
तो किसी वस्तु का जो वेट होता है चंद्रमा पे वह पृथ्वी के वेट का 1/6 गुना क्यों हो जाता है। बेसिकली आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है जो वेट होता है वह ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो मतलब ग्रेविटी को मेजर करता है, यू कैन से दैट, ठीक है। W जो होता है किसी भी बॉडी का जो वेट होता है W mg होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो g होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो जब g प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा तो मतलब क्या है कि अगर आपका वेट अर्थ पे मान लीजिए 98 न्यूटन है, तो जब आप चंद्रमा पे जाते हैं तो आपका वेट वहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। जब आप यहीं स्पेस में चले जाते हैं तो आपका वेट वहाँ पे 0 हो जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मून पे वेट होता है वह पृथ्वी के वेट का 1/6 गुना कम हो जाता है, यही मेन रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर इसका डिफिनेशन लिखा है, मतलब इसको कैसे प्रूव करते हैं। आप यहाँ पे प्रूफ से भी देख सकते हैं कि कैसे हमारा वेट जो है अर्थ पे कुछ है और जब हम उसी वेट को, सेम ऑब्जेक्ट के वेट को जब हम मून पे लेके जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि पृथ्वी के वेट का 1/6 गुना कम हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने सपोज किया है कि एक m मास का जो ऑब्जेक्ट है तो उसका जो वेट है मून पे WM मैंने यहाँ पे सपोज किया है, ठीक है। उसका जो मून पे वेट है WM और मास ऑफ द मून का जो मास है MM एंड रेडियस जो है उसका मून का RM है, ठीक है। तो फिर हम वही करते हैं, लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ WE। तो सेम उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है अर्थ पे WE है और मास ऑफ द अर्थ है ME है, रेडियस ऑफ द अर्थ RE है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ द ग्रेविटेशन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, तो ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होगा, तो Gmm इंटू M/RM का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपका ये बन गया। फिर अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ द ग्रेविटेशन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, तो फिर पहले हम मून पे उस ऑब्जेक्ट का वेट निकाल लेते हैं, फिर अर्थ पे उस ऑब्जेक्ट का वेट निकाल लेते हैं। तो ये हमको आया। तो फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो ये आपका जी वाला जो टर्म है, जी और ऑब्जेक्ट का जो मास है वह वाला टर्म आपको यहाँ पे कैंसल आउट हो जाते हैं। तो आपका यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून एंड मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून, यही 4 क्वांटिटी बचते हैं। तो इनकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, तो इनकी वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आपका 1/6 आ जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं WM/W = 1/6। तो वाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो आपसे इसमें ये पूछ रहा है कि किसी स्कूल बैग को हमको होल्ड करना डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है जबकि वह एक स्ट्रैप से बना हुआ है और वो जो स्ट्रैप है थिन है। जैसे एक स्ट्रैप होता है ना, लाइक दिस, ऐसा कुछ एक स्ट्रैप होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, लेकिन ये जो स्ट्रैप है ये पतला है, एक जैसे वायर की तरह है, ठीक है। जबकि वह स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग से बना हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है कि इसको मतलब इस थिन स्ट्रैप को होल्ड करना डिफ़िकल्ट फील होता है आपको, ऐसा देखे होंगे आप, महसूस भी किए होंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए मैंने आपको एक जब प्रेशर पढ़ा रहा था उसमें बताया था प्रेशर का जो फार्मूला होता है फोर्स/एरिया होता है, मैंने ये चीज़ बताई थी। तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे प्रेशर के केस में 2 कंडीशन होती है। जब आपका एरिया बढ़ता है तो क्या होता है, प्रेशर आपका डिक्रीज़ करता है, और दूसरा केस मैंने क्या बताया था कि जब आपका एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि थिन स्ट्रैप को होल्ड करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका जो एरिया है वो कम है। तो एरिया कम होने की वजह से प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है जब आप थिन स्ट्रैप का बैग को अपने शोल्डर पे जब हैंग करते हैं तो क्या होता है कि उसकी एरिया कम होने की वजह से प्रेशर वहाँ पे बढ़ जाता है। तो आपको ऐसा फील होगा कि मेरा कंधा कट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप देखे होंगे जो स्कूल बैग्स होते हैं उनकी जो स्ट्रैप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं, मतलब थिन नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं। तो चौड़ी होने की वजह से क्या है, मतलब यहाँ का एरिया जैसे बढ़ गया, ये एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ने की वजह से क्या होता है कि प्रेशर वहाँ पे कम हो जाता है। तो प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से उसको होल्ड करना आसान हो जाता है। यदि एरिया हम कम कर देते हैं तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से हमको उसको होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही होता है कि इट डिपेंड अपॉन द एरिया, इट डिपेंड अपॉन द एरिया। तो यह जो आपका जो कॉन्सेप्ट है ये एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स इससे पहले 2 क्वेश्चन था, व्हाट इज बॉयंसी फोर्स एंड व्हाई एन ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड सिंक व्हेन प्लेस्ड एट सरफेस लेवल ऑफ द वाटर। तो जैसा कि इसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको देखने में आसानी होगी, तो इसलिए मैं इस वीडियो में उसको नहीं बताया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेविंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg। तो बेसिकली क्या कह रहा है क्वेश्चन में
कि आप अपना मास एक वेविंग मशीन पे मेजर करते हैं तो आपका 42 kg पाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपका मास ज़्यादा होगा या फिर कम होगा 42 kg से, ठीक है। तो आपको पता है कि आप जो है जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ पे एयर है, तो आप एयर से घिरे हुए हैं। एयर एक तरीके का फ्लूइड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो सो दिस विल अप्लाई अ बुयांसी फोर्स ऑन आवर बॉडी। तो जब एयर एक तरीके का फ्लूइड है तो फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब किसी बॉडी को हम उसके सरफेस पे रखते हैं तो क्या होता है कि वह उस पर एक बुयांसी फोर्स एक्ट करता है। तो एयर है हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, तो वह एक तरीके का फ्लूइड हो गया। तो फ्लूइड होने की वजह से हमारे शरीर पे एक बुयांसी फोर्स एक्ट करता है। तो ड्यूरिंग दिस रीजन आवर वेट विल बी रिड्यूस। तो इस वजह से जो हमारे बॉडी का वेट होगा वह रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। तो दिस वेविंग मशीन शो लेस वैल्यू, तो हमारा जो वेविंग मशीन है वो लेस वैल्यू शो करने लगेगा। तो आपको मैं बता दूं, ये जो आपका जो वेविंग मशीन है लेस वैल्यू इसलिए शो कर रहा है क्योंकि आपका जो ये वेट है ना, इस वेट को हम बोलते हैं अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट होता है हमारा। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि व्हाट इज़ अपेरेंट वेट एंड व्हाट इज़ वेट के बारे में आपको बता ही दिया हूँ। बट अपेरेंट वेट क्या होता है मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो इसलिए आवर रियल वेट इज़ मोर देन 42 kg। तो हमारा जो रियल वेट होगा ना 42 kg से ज़्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो कम होने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेविंग मशीन शो कर रहा है वो अपेरेंट वेट शो कर रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड आयरन बार। तो आपके पास एक बैग है कॉटन का, एक आयरन बार का, ठीक है। ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 kg। और कॉटन पे और आयरन बार पे दोनों पे 100 kg का मास इंडिकेट है। तो वेन मेजर ऑन अ वेविंग मशीन, जब आप इन दोनों को वेविंग मशीन पे मेजर करते हैं इन रियलिटी, और रियलिटी में क्या होता है वन इज हैवियर देन अदर। तो एक भारी होगा, ठीक है, कोई एक चाहे कॉटन हो भारी होगा चाहे फिर या आयरन बार। तो कैन यू से विच वन इज हैवियर। क्या बता सकते हैं कौन इसमें भारी होगा और क्यों होगा। तो जैसा कि क्या होता है, इसे एक वेविंग मशीन है, ठीक है। वेविंग मशीन पे आपका एक कॉटन रखा गया है। तो कॉटन क्या है देखते हो, वह मतलब ज़्यादा एरिया कंटेंट करेगा, जबकि क्या होगा कि एक जो आयरन बार होगा वो कम एरिया कंटेंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि द राइट आंसर इज द कॉटन बैग। द राइट आंसर इज द कॉटन बैग इज हैवियर देन द आयरन बार, ठीक है। तो बिकॉज द कॉटन बैग एक्सपीरियंस अ लार्जर अप थ्रस्ट फोर्स देन आयरन। तो अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, मतलब बुयांसी फोर्स होता है, बुयांट फोर्स होता है। तो जैसे क्या होता है कि जैसे अगर हम वैक्यूम की बात करें, मान लीजिए आपका यही वेविंग मशीन है, अगर वैक्यूम में कॉटन रखा गया है फिर आयरन रखा गया है, तो क्या इसका तो सिर्फ वेट ही एक्ट करेगा, इस पे वेट तो नीचे एक्ट करता है, लेकिन क्या इस पे बाइंड फोर्स एक्ट करेगा, नहीं। जो एफ होगा बाइंड फोर्स इस पे एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वैक्यूम मतलब वहाँ पे एयर वेयर है नहीं, ना तो कुछ पानी है, ना कुछ वाटर और ना तो एयर है, ये सारी चीजें नहीं है। लेकिन अगर हम वैक्यूम की बात न करके अगर हम रियलिटी में बात करें तो क्या होता है, ये आपका वेविंग मशीन है और ये जो कॉटन बैग रखा हुआ है इसका वेट जो है नीचे लगेगा एमजी, और इस पर बुयांसी फोर्स एक्ट करेगा एफबी। तो आप देखेंगे आपके जो इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंट है, तो एयर एक तरीके का फ्लूइड है, तो ये ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा एरिया होने की वजह से क्या होगा कि ये ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ज़्यादा एयर को डिस्प्लेस करेगा। तो ज़्यादा एयर को डिस्प्लेस करने का मतलब उस एयर के द्वारा जितना एयर डिस्प्लेस करेगा उस पर उतना बुयांसी फोर्स एक्ट करेगा। तो बुयांसी फोर्स उतना ज़्यादा इस पर एक्ट करेगा, तो बुयांसी फोर्स जितना ज़्यादा एक्ट करेगा तो वह उतना ज़्यादा उस पर मतलब वो उतना ज़्यादा उसका वेट होगा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि देयरफॉर द वेविंग मशीन इंडिकेट लेस वेट देन इट रियल वेट फॉर द कॉटन बैग। तो रियल वेट आपका जो होता है वो मेजर वेट जो आपने वेट मेजर किया है प्लस बुयांटी फोर्स, बुयांस फोर्स या बुयांट फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स जितना है वो उसको जब हम ऐड कर देते हैं तो आपका रियल वेट ये निकल के चला आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा कि हमारा कॉटन बैग क्यों ज्यादा हेवियर है आयरन बार से। और आयरन बार क्या है, इसका जो एरिया जो है ये कम है, मतलब ये जो बैलून इसका जो है ये कम बैलून स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो कम बैलून कम स्पेस ऑक्युपाई करने का मतलब यह अपने चारों तरफ जो इसके एयर प्रेजेंट है वो कम एयर को डिस्प्लेस करेगा। तो कम एयर को डिस्प्लेस करेगा तो इस पर कम बुयांसी फोर्स एक्ट करेगा, और जो ज्यादा एयर को डिस्प्लेस करेगा उस पर ज्यादा बुयांसी फोर्स एक्ट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा यहाँ पे कॉटन बैग ज्यादा हैवी होता है जबकि आयरन बार हमारा कम हैवी होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है और इसमें क्या बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में। तो आज के लिए थैंक यू।